हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म एसएसजी कोचिंग पर। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देवेश सिंह, सुशील कुमार, शैलेंद्र, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चे जुड़ चुके हैं और आज हम लोग को पढ़ना है आईपीसी। पढ़ रहे थे तो आज हम लोग आईपीसी का सेकंड लास्ट क्लास देखेंगे। बहुत दिन से आईपीसी आपकी चल रही है और आपको कंठस्थ भी हो गई होगी, ठीक है। तो आज आईपीसी का सेकंड लास्ट पार्ट देखेंगे और कल आपकी आईपीसी का लास्ट पार्ट होगा। फिर आईपीसी को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित केस, है ना, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और साइबर अपराध, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, आयकर अधिनियम, राजस्व संहिता, इन सब पर बात करेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ओके बेटा, तो आज हम लोग को बात करना है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के प्रमुख वाद पर, इंपॉर्टेंट केसेस पर। तो आज हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 केस हैं जो आपको पढ़ लेने हैं और इसमें मैं आपको डिटेल से इसकी जानकारी देता चला जाऊंगा। आराम समझिएगा। हुआ कुछ ऐसा था कि बेईमानी और कपट, पहले दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाता था कि बेईमानी और कपट। कपट मतलब होता है धोखा, ठीक है। कपट मतलब क्या होता है, कहते नहीं है कि तुम कपट कर रहे हो। कपट का मतलब ये है कि मन में तुम्हारे स्वार्थ आ जाए और उस स्वार्थ के जरिए तुम अपने लिए लाभ करो लेकिन दूसरे के लिए हानि पहुंचाओ, है ना। तो ये है कपट। कहते नहीं तुम बहुत कपटी हो, है ना, स्वार्थी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कपटी, स्वार्थी, ठीक है ना। और एक होता है बेईमान। बेईमान क्या होता है, बेईमान तो, है ना, नॉर्मल दुकान वाला भी बेईमान होता है। बेईमान क्या करता है ना, वो कपट उसके अंदर नहीं होता। कपट, बेईमान हमेशा एक व्यापार में आता है। बेईमान जो शब्द है वो हमेशा किसी व्यापार में आना शुरू होता है। जैसे मान चले कोई दुकानदार है ना, तो वो बेईमानी करता है, वो कपट नहीं करता है, वो बेईमानी करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमने अपनी बेटी का विवाह, है ना, अपने फायदे के चक्कर में किसी और से करवा दिया तो वो कपट है, ठीक है ना। तो कपट और बेईमानी में अंतर, पहले अंतर नहीं पता चल पा रहे थे, है ना, लेकिन दोनों का एक ही रीजन होगा कि धोखा, है ना, और क्षति, इसमें नुकसान पहुंचेगा। चाहे बेईमानी की बात की जाए तो भी नुकसान पहुंचेगा और कपट की बात की जाए तो भी उसमें नुकसान ही पहुंचेगा, कहने का मतलब है, ठीक है। तो केस आया डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासनवाद आया। इसमें केस क्या था, बेईमान कपट पूर्वक पर ही केस आया और इसमें अंतर डिफाइन किया गया कि बेईमानी अलग है और कपट पूर्वक अलग है। तो बेईमानी और कपट पूर्वक में अंतर स्पष्ट किया गया था किस वाद में, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासनवाद पर। वैसे ये केस किस पर था, कपट पूर्वक पर था, लेकिन चर्चा किस पर हुई थी, बेईमानी और कपट पूर्वक पर। आईपीसी की धारा 24 हमें बेईमानी के बारे में बताती है और धारा 25 हमको कपट पूर्वक के बारे में बताती है। तो आपने याद कर लिया होगा डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासनवाद किस पर है, कपट पूर्वक पर है। इसी में बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। बेईमानी को हमने धारा 25 में 24 में रखा है और कपट पूर्वक को धारा 25 में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात पर आते हैं। अगला वाद है बरिंद्र घोष बनाम सम्राटवाद या बरिंद्र घोष बनाम एम्पररवाद। ये बरिंद्र घोष बनाम एम्पररवाद क्या है, ये आईपीसी धारा 34 से संबंधित है। आईपीसी धारा 34 से संबंधित है, 34। अब ये धारा 34 क्या कहती है, देखो आपने सुना होगा, एक होता है सामान्य आशय, एक होता है समान आशय और एक होता है सामान्य उद्देश्य, ठीक है। तो सामान्य आशय जो है उसका संबंध है धारा 34 से और जो सामान्य उद्देश्य है उसका संबंध है धारा 149 से, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या है। तो बरिंद्र घोष बनाम सम्राटवाद में बताया गया कि वे जो खड़े रहते हैं वो भी उतने ही अपराधी होंगे जितना किसी ने व्यक्ति ने कृत्य करते हुए कोई अपराध किया है। माउस मार गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। धारा 34 क्या कहती है, सामान्य आशय क्या कहता है, धारा 34 समझिएगा। मान चलिए मेरे पास कोई इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन, मतलब कहने का ये है कि हमने सोच लिया कि हमें किसी की हत्या करनी है। मैंने सोच लिया कि मुझे किसी की क्या करनी है, हत्या करनी है। तो इसके लिए सामान्य आशय के लिए मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं, कितने भी ग्रुप में मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 लोग होते हैं सामान्य आशय में, है ना। तो सामान्य आशय में अपराधियों की संख्या मिनिमम कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा 2 होती है। तो समझिएगा, तो 2, 3, 4, 5 कुछ लोग थे, है ना। उन लोगों ने सोचा कि आज हम इस व्यक्ति की सुपारी लेंगे और इसको आज निपटा देंगे, ठीक है। तो उसने मारने की कोशिश करी। अब मारने की कोशिश में क्या हुआ, उन्होंने प्लान बनाया,
ठीक है। तो घटना से पहले उन्होंने प्लान बनाया कि तुम वहां पे खड़े होना, तुम वहां पर खड़े होना, तुम वहां पर खड़े होना। जैसे आपने देखा होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, इन्होंने जो जेपी सैंडर्स को गोली मारी थी, लाहौर के पुलिस अधिकारी था उसको गोली मार दी थी, है ना। तो वो प्री प्लानिंग थी कि तुम कहाँ खड़े रहोगे, तुम साइकिल सही कर रहे होगे, तुम नाक सपेरा बने होगे, तुमने यहाँ पे देखोगे, तुम ऐसे इशारा करोगे, है ना। तो घटना से पहले का जो मस्तिष्क है, घटना से पहले की जो प्लानिंग है वो सबको पता थी और उस प्लानिंग के अनुसार ही सारे कार्य हो रहे थे, है ना। तो सामान्य आशय को अग्रसर करना और अपराध जैसा कार्य कर देना ये कहलाता है सामान्य आशय। तो सामान्य आशय में इंपॉर्टेंट क्या है कि घटना से पूर्व जितने भी लोग थे, है ना, वो प्लानिंग के अनुसार थे, मतलब घटना से पहले प्री प्लानिंग थी। घटना होगी और फिर कैसे उसका कार्य किया जाएगा, अपराध कैसे होगा और फिर भागना कैसे है। तो प्री प्लानिंग होगी, अपराध होगा और पोस्ट प्लानिंग भी होगी कि अपराध के बाद क्या करना है, तुम किस रास्ते पे जाओगे, हम किस रास्ते पे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसे कहते हैं सामान्य आशय। ठीक है। तो सामान्य आशय धारा 34 से संबंधित है। न्यूनतम आपराधिक संख्या, है ना, 2 होती है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इसके आवश्यक तथ्य क्या होंगे कि आपराधिक कार्य होगा, घटना के स्थान पर वो सब खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे भगत सिंह ने ही जेपी सैंडर्स को गोली मारी, है ना, सुखदेव, राजगुरु ये सब खड़े थे। ठीक है। तो सामान्य आशय का मतलब यह है कि यदि 4-5 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई है और प्लानिंग बनाकर एक ने उसका अपराध किया है, तो जो बाकी 4 लोग खड़े होकर देख रहे थे, है ना, वो भी उसी अपराध में काउंट होंगे। मान लीजिए कि ऐसी, जैसे मान चलिए 5 लोग थे, 5 में से एक ने किसी को गोली मारी और 4 वहां पे खड़े होकर देख रहे थे और प्लानिंग 5 ने बनाई थी। तो एक ने मारा है और 4 खड़े होकर देख रहे थे, तो जितनी सजा पहले एक को मिलेगी जिसने गोली मारी थी, वही सजा उन 4 को भी मिलेगी। कहने का ये मतलब है, इसे कहते हैं सामान्य आशय। तो हम ऐसे मान लेंगे कि मानो उन 4 ने भी गोली मारी हो, ऐसा, इसे कहते हैं सामान्य आशय। क्लियर है? हाँ। तो घटना के स्थान पर वो सब खड़े रह गए थे। हर व्यक्ति दायी होगा, हर व्यक्ति उत्तरदायी होगा, जैसे मानो उसी ने कृत्य किया हो। कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय होता है, न्यूनतम 2 और अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो यही बरेंद्र घोष बनाम सम्राटवाद में बताया गया कि जो खड़े रहते हैं वो भी उतने ही उत्तरदायी होंगे जितना किसी एक व्यक्ति ने कोई अपराध करने के लिए कोई उत्तरदायी होगा। कहने का ये मतलब है। अगर समझ में आया तो यस सर बोलो जल्दी से। अगर सामान्य आशय समझ में आया तो जल्दी से यस सर बोलो। हमने बताया आपको। ठीक है। इस बरेंद्र घोष बनाम सम्राटवाद को निर्णित किया था लॉर्ड समनर ने और इसे हम लोग पोस्ट मास्टरवाद भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बरेंद्र घोष बनाम सम्राटवाद को हम लोग पोस्ट मास्टरवाद भी कहते हैं। ओके, यस सर, यस सर, जल्दी जल्दी बोला करो भाई, जल्दी जल्दी बोला करो। ठीक है। समझ में आया तो बताओ जल्दी से यस सर, यस सर सब लोग बोलो। नमस्ते, वेलकम, ओके, फटाफट। ओके, ठीक है, चलिए। तो हमें सामान्य आशय समझ में आ गया। अच्छा, अब सामान्य आशय और समान आशय में अंतर समझ लो। सामान्य आशय और समान आशय। इनमें अंतर समझ लो कि सामान्य आशय और समान आशय में अंतर क्या है। सामान्य आशय में घटना से पूर्व, है ना, जितने भी लोग थे उन सबको प्लानिंग पता थी। मतलब सामान्य आशय में घटना से पहले की प्लानिंग थी, मतलब प्री प्लानिंग थी। लेकिन समान आशय में क्या था, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। मतलब 3-4 लोग थे, 3-4 लोग बैठे हुए थे, है ना, समझ लो कोई शराबी थे, है ना, वो आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने कोई लड़की देख ली और लड़की देखने के बाद, है ना, उनके दिमाग में एकदम से आगे इसको उठा लेते हैं। तो प्री प्लानिंग नहीं थी और ना पोस्ट की प्लानिंग थी, है ना। तो घटना से पहले मस्तिष्क का किसी भी प्रकार से मिलन नहीं हुआ था उन लोगों का। लेकिन जब घटना हो गई, अपराध हो गया, है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो इधर उधर भाग गए। बात समझ आ रही है? तो प्लानिंग के साथ अपराध हो रहा है ना, प्लानिंग के साथ अपराध हो रहा है, कई लोग मिलकर कर रहे हैं, तो ये सामान्य आशय है। लेकिन प्लानिंग पहले से नहीं थी, ये समान आशय है। जल्दी बताइए, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से, क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि सामान्य आशय क्या है और समान आशय क्या है? आई विश आपको सामान्य आशय और समान आशय दोनों समझ में आ गया होगा। इसके लिए केस आया था महबूब साहब बनाम सम्राटवाद। अभी मैं आपको बताऊंगा
कि समान आशय और सामान्य आशय इनमें अंतर बताया गया था। जिस केस में वो केस था महबूब शाह बनाम सम्राटवाद, इसको सिंधु नदीवाद के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्य आशय क्या था? घटना से पूर्व मस्तिष्क का सम्मिलन था और उसी के अनुसरण में कार्य किया गया था। समान आशय क्या था? घटना से पूर्व उन व्यक्तियों के मस्तिष्क का किसी भी प्रकार से सम्मिलन नहीं था। ठीक है, अब आते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो आपको समान आशय समझ में आ गया। विधि कितनी है? विधि दो है, एक मौलिक विधि, एक प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि मतलब आईपीसी है ना, और प्रक्रिया विधि मतलब सीआरपीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या था? समान आशय क्या था? सामान्य आशय क्या था? धारा 34 क्या करी थी कि तीन चार लोगों ने, दो लोगों ने, मिनिमम दो लोगों ने मिलकर किसी कॉमन इंटेंशन को, किसी सामान्य आशय को अग्रसर किया था। अब जैसे मान के चलिए कि समान उद्देश्य क्या है? समान उद्देश्य यह है कि आज एक नेताजी को हम मारेंगे, है ना, आज नेताजी की गाड़ी निकलेगी, है ना, और हम लोग उनको, है ना, गोली मार देंगे, कुछ ऐसा दिमाग लगाया। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जो सामान्य उद्देश्य होता है इसमें अपराधियों की संख्या न्यूनतम 5 होती है। यहां पे एक बात समझिएगा, समझा रहा हूं, अच्छे समझिएगा बेटा, पढ़ लो, है ना। हाँ समझो, समान उद्देश्य धारा 149 क्या कहती है? समान उद्देश्य ये कहता है, मान चलिए कि मिनिमम 5 लोग, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 5 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, कितने भी लोग, मान चलिए 20 लोगों ने, है ना, एक प्लानिंग बनाई कि इस रास्ते से नेताजी निकलेंगे, उन नेताजी की गाड़ी रोक ली जाएगी, है ना, और रोक कर कोई एक व्यक्ति जाकर उन नेताजी को गोली मार देगा। ठीक है, अब 20 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया, विधि विरुद्ध जमाव किया। देखो सामान्य आशय में क्या था, समान आशय में क्या था। जमाव की बात की जाए विधि विरुद्ध की तो सामान्य उद्देश्य है ना, और जमाव नहीं किया गया था, सीधे प्लान कैरी ऑन किया गया, तो वो सामान्य आशय था। तो क्या हुआ कि 10-15 लोगों ने मिलकर एक सड़क घेर ली, है ना, वहां पर हड़ताल लेकर बैठ गए, है ना, और चिल्ला रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। 10-15 लोग बैठ गए सड़क के किनारे। अब सड़क पे बैठ गए तो अब नेताजी गाड़ी निकली, अब गाड़ी निकली तो वो सब बीच में खड़े हो गए, है ना, और चिल्लाने लगे, चिल्लाते जब गाड़ी रुकी तो एक आदमी गया और नेताजी को गोली मार दी। ठीक है ना, नेताजी गोली मारी, पुलिस ने पकड़ लिया। तो यहां पर सामान्य उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या होगा? जब समझिएगा, जब उन 20 लोगों को पकड़ा जाएगा, जितना जमाव जिन्होंने किया था उनको पकड़ा जाएगा, और उनसे जब पूछताछ होगी, पूछताछ होने में वो बताएंगे कि हाँ हमने पहले से ही प्लानिंग की थी। मतलब सामान्य उद्देश्य में भी प्री प्लानिंग होती है, उसी के हिसाब से कार्य होता है, अपराध होता है, और पोस्ट प्लानिंग भी होती है। सामान्य आशय में भी यही था कि प्री प्लानिंग थी, अपराध था, और पोस्ट प्लानिंग भी थी। लेकिन अंतर क्या आ गया कि वो प्री प्लानिंग चुपके थी, यहां पर हम लोग जमाव कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे बैठ कर विधि विरुद्ध क्या करेंगे, जमाव करेंगे। समझ आ रही है? और जमाव में भीड़ दिखाकर हम अपना काम करेंगे। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो सामान्य उद्देश्य में भी प्री प्लानिंग होगी, घटना होगी, पोस्ट प्लानिंग होगी, लेकिन विधि विरुद्ध जमाव होगा, है ना। और जब पता किया जाएगा तो जैसे मान के चलिए कि 20 लोगों ने ये सब काम किया था और एक ने जाके गोली मार दी थी नेताजी को, तो जो एक ने गोली मारी है, हत्या का आरोप लगेगा, उसके ऊपर 302 लगेगी। तो ऐसा माना जाएगा कि इन सब ने प्लानिंग के तहत ही काम किया, तो बाकी जो 19 लोग हैं उनके ऊपर भी हत्या का चार्ज ही लगेगा। कहने का ये मतलब है। हाँ ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो सामान्य आशय क्या है, समान आशय क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, सब आपको समझ में आ गया। सामान्य आशय में न्यूनतम आपराधिक संख्या 2 है, यहां पर न्यूनतम आपराधिक संख्या कितनी होगी, मिनिमम 5, है ना। अदरवाइज उसको फिर किस में लिया जाएगा, उसको फिर सामान्य आशय में लिया जाएगा, अगर अपराधी कम हो गए तो, है ना। तो यदि किसी विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर किया जाना, घटना से पूर्व मस्तिष्क सम्मिलन था, उसी के हिसाब से कार्य किया गया, है ना, तब उस जमाव का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। जैसे मानिए कि सभी लोगों ने मिलकर वही कार्य किया, जैसा कि एक ने किसी को हत्या की, तो मानेंगे कि 19 लोगों ने भी हत्या की अगर 20 लोग थे उसमें, कुछ ऐसा। तो बेटा अगर बात समझ में आती है सर बोलो। हमने आपको डॉक्टर बिमला बनाम दिल्ली प्रशासनवाद बताया, फिर मैंने आपको
बरीन्द्र घोष बनाम एम्पररवाद बताया, जिसको पोस्ट मास्टरवाद कहते हैं। इसमें धारा 34 मैंने आपको सामान्य आशय के बारे में बताया, सामान्य आशय के बारे में बताया। फिर सामान्य आशय, समान आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर बताया। अच्छा, यस सर, ओके, ठीक है। तो सामान्य आशय और समान आशय, इनमें अंतर प्रस्तुत करने के लिए कई सारे केस सामने आए थे, है ना। तो महबूब शाह बनाम सम्राटवाद में सामान्य आशय व समान आशय में अंतर स्पष्ट किया गया था, है ना। और इसको हम लोग सिंधु नदी का वाद भी कहते हैं। सामान्य आशय के अन्य प्रमुख वाद हैं कौन कौन से? इस सामान्य आशय के और भी बहुत सारे केस सामने हमारे पास आए थे। कौन कौन से हैं? कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पांडुरंगा बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद, गणेश सिंह रामराजावाद। ठीक है, तो सामान्य आशय के ये कुछ और भी वाद हैं धारा 34 से संबंधित। ठीक है, तो धारा 34 के आपने कौन कौन से याद किए? 4 ये हो गए, महबूब शाह बनाम सम्राटवाद हो गया आपका, है ना। और एक आपका बरीन्द्र घोष बनाम सम्राटवाद हो गया, वो भी आपका सामान्य आशय से संबंधित है। तो चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब जैसा बच्चा पूछ रहा था, मैं बता देता हूं। विधि, मैंने बताया विधि 2 प्रकार की होती है, जिसे हम लोग कहते हैं मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि में आईपीसी आती है, प्रक्रिया विधि में सीआरपीसी आती है। ये बात हम लोग कर चुके थे पहले भी। आईपीसी क्या होती है कि विधि के विरुद्ध यदि कोई आप कार्य करते हैं तो वो अपराध है। तो अपराध क्या है और उस अपराध के लिए दंड क्या मिलेगा, तो अपराध क्या है और अपराध के लिए क्या दंड मिलेगा, तो ये बताया जाता है आईपीसी में। लेकिन अपराध होने के बाद और दंड मिलने से पहले की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जमानत, पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कचहरी, वो सब आपकी सीआरपीसी में आती हैं। अपराध के 5 तत्व होते हैं, है ना। अपराध कब माना जाएगा कि अपराध किसी इंसान ने ही किया हो। अगर कोई कार्य हुआ है तो वो कार्य कौन करा हो? मानव द्वारा किया गया हो। मानव द्वारा कार्य किया गया हो, अपराध हुआ हो और उस अपराध से किसी को नुकसान पहुंचा हो और अपराध हुआ है, तो ऐसा अपराध होना चाहिए जिसका दंड देना आवश्यक है। उसको हम अपराध मानेंगे नहीं जिसके लिए दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो अपराध उसी को माना जाएगा, है ना, जिसके लिए दंड प्रावधान है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है। और अपराध तभी माना जाएगा जब दुराशय शामिल होगा। दुराशय समझ रहे हैं ना? जैसे मान चलिए कि मेरा एक दोस्त था, वो कुएं के पास बैठा हुआ था, है ना। हम उससे मिलने गए और जगह, आओ भाई क्या हाल है, तो हम उसके पास गए और हमने हाथ मिलाया, और जैसे हाथ मिलाया उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गया। क्या मेरा इंटेंशन था उसको कुएं में गिराना? नहीं इंटेंशन था ना। तो मैंने बिना आशय के, मतलब मेरे मन में कुछ खराब आया ही नहीं था कि यही मौका है कि मैं उसको गिरा दूं। मेरे मन में कोई खराब आशय नहीं था, दुराशय नहीं था, मेंसरिया नहीं था, लेकिन वो गिर गया, है ना। तो बिना आशय के किया गया कोई भी कार्य अपराध में नहीं आता है। उसके लिए अनंत दुराशय होना ही चाहिए, जैसे बेईमानी, कपट पूर्वक, है ना, या मैंने अपने मन से सोच लिया कि मुझे इससे लाभ हो जाएगा, मेरा सब बदला ले लेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो बिना दुराशय के या बिना आशय के केवल किया गया कार्य कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये अपराध के 5 तत्व हैं कि आपराधिक कृत्य होना चाहिए, मानव होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, अपराध ऐसा होना चाहिए जिसके लिए दंड का प्रावधान हो, और दुराशय सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेईमानी, कपटपूर्वक, स्वेच्छा, है ना, बिना आशय के किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसके प्रमुख वाद कौन कौन से हैं? तो दुराशय के ऊपर बहस हुई है किन किन केसों में? आर बनाम प्रिंस, आर बनाम टाल्सन और सिराज बनाम डी रूटजन। ठीक है, तो ये 3 वाद याद करने पड़ेंगे आपको, दुराशय से संबंधित है। तो मेंसरिया से संबंधित कौन कौन से वाद हैं? आर बनाम प्रिंस वाद, आर बनाम टाल्सन वाद और सिराज बनाम डी रूटजन वाद। क्लियर है? कितने प्यार से आपको समझ में आ रहा है, कितनी आसान है। लोग इसको बिल्कुल हौच पौच कर देते हैं, परेशान हो जाते हो आप लोग। आईपीसी कैसे याद करें? कुछ लोग तो धारा से याद करते हैं, धारा 1 क्या कहती है, धारा 2 क्या कहती है। नहीं, धारा मत याद कीजिए ज्यादा। ठीक है, धारा जो इंपॉर्टेंट है वही याद कीजिए। 511 धारा याद करने में, है ना, आपको 511 बार जन्म लेना पड़ जाएगा, बार बार भूल जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद भी तो याद करने हैं अभी, है ना, और बाकी चैप्टर में भी तो अभी धाराएं आपको याद करनी है, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये है अपराध के 5 तत्व। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे अपराध की अवस्थाओं के बारे में। अपराध की स्टेज क्या होती है? ऐसे मान चलिए कि आपने सोच लिया कि आपको किसी की हत्या करनी है, तो स्टेज होगा ना, तो पहले आपने सोचा कि मुझको उसकी हत्या करनी है, मतलब आपके मन में कोई दुराशय आया, ठीक है ना। तो इंटेंशन सबसे पहले आता है कि हमको ये करना है, मस्तिष्क ने बोला है, मतलब मेरे मन में आया कि हमको ये करना है। तो अपराध की स्टेज है, पहली स्टेज क्या है कि आपके मन में कोई इंटेंशन होना चाहिए, आशय होना चाहिए।
ठीक है। फिर दूसरा दूसरा तत्व क्या होगा कि उस आशय को पूरा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। यदि किसी की हत्या करने जा रहे हो तो गोली चाहिए, कि चाकू चाहिए, कि बंदूक चाहिए, है ना, कि आपको मोटर साइकिल चाहिए, कि ओमनी चाहिए, कि पहले उसको अपहरण किया जाएगा, कि क्या किया जाएगा, है ना, आपको ये चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, साधन एकत्र करेंगे, ठीक है ना, कि आपको चाहिए क्या क्या। फिर इसके बाद साधन एकत्र करने के बाद जब आप अपने घर से निकलेंगे काम पूरा करने के लिए, तो जब आप गोली उठाएंगे और उठाकर आप देखेंगे उसको गोली मारना है, और जब आप गोली पहली चलाएंगे और गोली गई और उसके यहाँ छाती पे न लग के उसे कंधे पे लग गई, समझ में आ गया, और वो मरा नहीं, तब कहलाएगा ये प्रयत्न। ये क्या है, हत्या का प्रयत्न, ठीक है ना। तो तैयारी क्या थी, आपने साधन एकत्र किए, आपने जो पहली बार मारा, है ना, तो जो मारा लग गई लेकिन वो मरा नहीं, तो यह प्रयत्न, और अगर मर गया तो वह है अपराध। और अगर वो जो प्रयत्न है वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा, प्रयत्न भी अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर अपराध हो जाए, यदि वो मर जाए तो उसको प्रयत्न नहीं कहेंगे, फिर तो हत्या ही कह देंगे ना, ठीक है। हाँ, धारा 300 जो है वो हत्या से संबंधित है, लेकिन धारा 300 के अपवाद भी हैं, धारा 300 के बेटा 5 अपवाद हैं, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे। हाँ, तो बताते हैं हम आपको कि अपराध की क्या होती है, 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला आशय, तैयारी, प्रयत्न और अपराध। तो तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया, साधनों के एकत्रण मात्र ही, साधनों को एकत्र करना मात्र ही तैयारी कहलाता है, लेकिन अपराध पूरा करने की इच्छा रखते हुए कार्य कर देना यह प्रयत्न कहलाता है। तैयारी और प्रयत्न में अंतर डिफाइन करने के लिए 2 केस हमारे सामने आते हैं, इनरी बैवजेवाद मद्रास राज्य और रामक्कावाद मद्रास राज्य, ठीक है। तो इनरी बैवजे और रामक्कावाद का संबंध किससे है, तैयारी और प्रयत्न में अंतर स्थापित करने से है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी तैयारी करना ही आईपीसी के तहत आपको दंड के अधीन ले आता है ना, कौन सी मात्र तैयारी करना ही, ऐसे कौन से साधन एकत्र करना ही आपको, है ना, दंड के अधीन ले आता है, और कौन से प्रयत्न, है ना, करने के आपको दंड के अधीन ले आते हैं। तो तैयारी और प्रयत्न मात्र ही दंड के अधीन कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे तैयारी पर और फिर बात करेंगे प्रयत्न पर। 4 धाराएं इसमें याद करनी है और 4 धाराएं आपको इसमें याद करनी है। तो कौन सी तैयारी मात्र ही आपको दंड देने के लिए काफी होगा, तो धारा 122, 126, 235 और 399। भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध मात्र युद्ध की तैयारी करना ही आपको दंड के अधीन ले आएगी, धारा 122 कहती है। धारा 126 कहती है, मान चलिए भारत सरकार का किसी दूसरे देश के साथ अच्छे संबंध थे, नेपाल, भूटान, इन सबसे अच्छे संबंध है, और आप, है ना, नेपाल में कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो या भूटान में ऐसा कुछ काम करने जा रहे हो जो भारत का दोस्त है, लेकिन आपके काम से, है ना, वो दुश्मनी पैदा हो सकती है। तो यदि आप ऐसी कोई तैयारी करने जा रहे हो, आपको पकड़ लिया जाता है तो आपको दंड दिया जाएगा। जाली सिक्के बनाने की तैयारी मात्र ही आपको दंड के अधीन ले आएगा, और डकैती की तैयारी आपको दंड के अधीन ले आएगी। अब आते हैं प्रयत्न में, कौन कौन से प्रयत्न करना आपको दंड के अधीन ले आएगा। तो धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर आपको दंड मिलेगा, है ना। धारा 308 सदोष मानववध का प्रयत्न करना, मानववध आप जान रहे हैं ना, मानववध क्या होता है ना। मानववध का मतलब ये है कि हमें पता चल गया कि जैसे मान चलिए कि हाँ, एक पति पत्नी है ना, और पति पत्नी है, और पति ने सोचा कि हम पति पत्नी है और पत्नी गर्भवती है, पति पत्नी है और पत्नी क्या है बेटा, गर्भवती है। तो पति ने क्या किया कि एक लात मार दी उसके बच्चे को। अब बच्चे को लात मारी तो कॉम्प्लिकेशन हो गए और उसमें उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो ये हत्या नहीं है, ये है सदोष मानव वध। ये क्या है, मानव वध है। मेरा इंटेंशन होता मारने का, सीधे हम चाकू निकालते मार देते। लेकिन अगर हमको पता होता, समझिए, हमको पता होता कि अगर हम अपनी पत्नी के इस स्थान पर लात मार देंगे तो इससे दोनों लोग मर जाएंगे, यदि पता होता और वो तब काम कर देता, तब ये हत्या होती। लेकिन नहीं पता था और उसने लात मार दी, है ना, बच्चा मर गया और उसकी बीवी मर गई, तो ये मानववध है। ठीक है, तो मानववध क्या होता है आपको समझ में आ गया, हत्या क्या होगी आपको समझ में आ गया। डायरेक्टली क्या है, हत्या, और इनडायरेक्टली क्या है, मानववध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो धारा 307 हत्या का प्रयत्न, धारा 308 सदोष मानववध का प्रयत्न, धारा 309 आत्महत्या का प्रयत्न और धारा 393 लूट का प्रयत्न। लूट, चोरी, डकैती, इन सब में मैंने आपको अंतर बता चुके हैं कि लूट कब कहेंगे, चोरी कब कहेंगे, डकैती कब कहेंगे, डकैती सहित हत्या में क्या होगा, है ना, और आपराधिक न्यास भंग क्या होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, एक दो केस आए थे। एक केस आया था पी रत्नम नागभूषणम वर्सेस भारत संघवाद। इसमें आत्महत्या के प्रयत्न को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य केस आया, उसमें इसको संवैधानिक घोषित कर दिया गया। मतलब आत्महत्या का प्रयत्न पहले हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर से, है ना, संवैधानिक घोषित कर दिया गया। नहीं कि अब आत्महत्या करते हुए पकड़े जाओगे तो आपको दंड मिलेगा, है ना, तो समझिएगा। तो आत्महत्या के प्रयत्न से संबंधित दो वाद आपको पढ़ने हैं। पीआर नागभूषणम बनाम भारत संघवाद, इसमें धारा 309 को पहले असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में इसको पुनः संवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताइए। अब छोटे छोटे कुछ केस हैं, आपको इसको याद करना है, जल्दी से देखिए। एमएच हास्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 का वाद। इसमें क्या बताया गया कि किसी को भी निःशुल्क विधिक सहायता देना राज्य की कोई अनुकंपा नहीं होगी, राज्य का कोई एहसान नहीं होगा, है ना। राज्य का कर्तव्य है कि वो जो लोग वकील नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनका शोषण हो रहा है और उनका कोई मुकदमा, है ना, कोर्ट में पहुंच गया है, तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो उसको विधिक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। तो एमएच हास्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य में ये बताया गया था किसी को भी निःशुल्क विधिक सहायता देना राज्य की अनुकंपा नहीं है, राज्य का ये कर्तव्य है। और हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में बताया गया कि जो कैदी बहुत लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं, है ना, और अगर यदि वो जेल से निकलते हैं तो जेल में निकलने से पहले उनको विधिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, कि उनको बता देना चाहिए कि अगर आप ये करेंगे तो आपको फिर से पकड़ लिया जाएगा, तो आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है ना। तो हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में बताया गया अधिक समय तक जेल में रह रहे कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है ना, तो ये केस आपको याद रखना है। अब अगले बात में आते हैं। लक्ष्मण नास्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें बताया गया कि आजीवन कारावास का मतलब होता है शेष बची उम्र। हमने आपको आजीवन कारावास, मृत्युदंड और दंड के प्रकार ये सब बता चुके हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो किस केस में बताया गया था कि आजीवन कारावास का मतलब है शेष बची उम्र। यदि गणना में लिया जाए तो 20 वर्ष और लघुकरण किया जाएगा तो 14 साल आपकी डेडलाइन होगी। ठीक है। रेक्स बनाम गोविंदावाद में क्या बताया गया, क्या कि मानववध और हत्या में अंतर होता है। तो रेक्स बनाम गोविंदावाद में मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। ठीक है। गोपालिया कालियावाद 1923 में क्या बताया गया कि तथ्य की भूल क्षम्य है जबकि विधि की भूल अक्षम्य है। अब ये तथ्य की भूल क्या है, जो देखो धारा 76 और धारा 79 ये दोनों ही तथ्य की भूल से संबंधित हैं। धारा 76 और धारा 79 ये दोनों ही तथ्य की भूल से संबंधित है। मैंने आपको बताया भी है तथ्य की भूल क्या होती है, समझिएगा। मान के चलिए कि ए को ऑर्डर मिला, ए को बेटा ऑर्डर मिला, है ना, कि बी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। ए को ऑर्डर मिला कि जाओ और बी को पकड़ के लेकर आओ, क्योंकि बी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। ए गया बी को पकड़ने, है ना, और ए को लगा कि बी ने अपना रंग रूप बदल लिया है, तो ए ने क्या किया, बी को ना पकड़ के सी को पकड़ लाया और इसको पकड़कर मारपीट कर रहा है, पूछ रहा पता बताओ, है ना। फिर कुछ समय बाद पता चला कि ये अलग था और ये अलग था, तो लेकिन ए ने तो इसको पीट डाला है, इससे पूछताछ कर ली है, तो क्या इस ए को सजा मिलेगी? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, ए को सजा नहीं मिलेगी, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। इसे ही कहते हैं तथ्य की भूल। ठीक है ना, ए अपना काम कर रहा था, ए अपना काम कर रहा था, अपने पद को अच्छे से निभा रहा था, लेकिन आभास हो गया उसको और आभास में वो बी की जगह सी को पकड़ लाया, उसने अपना कर्तव्य सही निभाया है। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, इसी को कहते हैं तथ्य की भूल। ठीक है ना, लेकिन अगर ये जानबूझकर ऐसे करता, जानबूझकर ऐसा करता, दूसरे को फंसाता जानबूझकर, इसको पता था, तो ये विधि की भूल है, ये तथ्य की भूल नहीं है, ये विधि की भूल है, तब इसको अपराध माना जाता। ठीक है ना, तो तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल अक्षम्य है ना। चलिए, तो तथ्य की भूल और विधि की भूल, इनमें
इनके लिए केस आया था गोपालिया कालियावाद 1923। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर, ओके, आर बनाम डडले एंड स्टीफनवाद। तो आर बनाम डडले एंड स्टीफनवाद ये क्या है? ये धारा 81 से संबंधित है और धारा 81 आवश्यकता का बचाव से संबंधित है। अब ये आवश्यकता का बचाव क्या होता है, कोई बताएगा क्या कि ये आवश्यकता का बचाव क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। आर बनाम डडले एंड स्टीफनवाद ये धारा 81 पर आधारित है, जिसमें आवश्यकता का बचाव संबंधी बातें कही गई हैं। अब ये आवश्यकता का बचाव क्या है मैं बताता हूं आपको, समझिएगा। कि मान के चलिए कि एक बच्चा है, मान के चलिए कि देवेश, देवेश को लेते हैं, ठीक है। देवेश एक जलयान चला रहा था, शिप। देवेश एक जलयान चला रहा था, ठीक है। अब इस जलयान इधर की ओर चल रहा है, जलयान में 100 लोग बैठे हुए हैं, जलयान में 100 लोग बैठे हुए हैं। अब इसने देखा कि आगे अचानक से एक पहाड़ी आ गई है, अचानक से क्या आ गई है? एक पहाड़ी आ गई है। इधर एक नाव थी और इधर एक नाव थी। इस नाव में 50 लोग बैठे हुए थे और इस नाव में 3 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। इस नाव में 50 लोग बैठे हुए थे और इस नाव में 3 लोग बैठे हुए थे। अब ये जलयान आगे ले नहीं जा सकता था, अब ये जलयान इसको मोड़ना था, या तो वो राइट हैंड मोड़ सकता है या तो वो लेफ्ट हैंड मोड़ सकता है, नहीं समझ पाए। अब उसको मोड़ना पड़ेगा, यदि वो मोड़ेगा नहीं तो जलयान में 100 लोग मारे जाएंगे। यदि वो इधर मोड़ लेगा तो नाव टकरा जाएगी और नाव से टकरा कर ये 50 लोग मारे जाएंगे। यदि वो इधर मोड़ेगा तो 3 लोग मारे जाएंगे। तो क्या करे बेचारा, है ना। तो आवश्यकता का बचाव क्या कहता है? आवश्यकता का बचाव ये कहता है कि देवेश जी क्या करेंगे कि उनको पता है कि अगर इधर मोड़ लेंगे तो 50 लोग मरेंगे, इधर लोग मोड़ेंगे तो 3 लोग मरेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम मोड़ें तो हो सकता है ये 3 लोग बच भी जाएं। उनके मन में ये भी आ गया, है ना। तो देवेश के मन में ये भी है कि अगर हम लोग इधर मोड़ेंगे तो ये हो सकता है कि हम बच भी जाएं, जलयान भी बच जाए, 3 लोग भी बच जाएं, और हो सकता है ये मर भी जाएं, है ना। तो इसने क्या किया, इन 50 लोग बचाने के लिए, इन 100 लोग को बचाने के लिए, मतलब 150 लोग को बचाने के लिए उसने जलयान मोड़ा और मोड़कर ये 3 लोग मर गए। तो अब बताओ इस देवेश ने कोई अपराध किया है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। इसी को कहते हैं आवश्यकता का बचाव। एक बड़े कांड को होने से रोकने के लिए कोई छोटा कांड करके, है ना, सब रफा दफा कर देना ही कहलाता है आवश्यकता का बचाव। चलिए एक और बात बताते हैं, नहीं समझ में आया तो एक और बात बताते हैं। चलिए एक और बात बताएं। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, है ना। कुछ पिक्चर में देखा होगा ना, कुछ गुंडे आते हैं और पूरा स्कूल को किडनैप कर लेते हैं और 2-3 लोग को मार देते हैं, 2-3 बच्चों को मार देते हैं। हीरो जाता है ना, और वो, है ना, गुंडों को मार देता है और सभी लोग को बचा लेता है। तो मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया, कहने का ही मतलब है। अच्छा एक और बताते हैं। जैसे मान चलिए कि ये लाइन से बिल्डिंगें बनी हुई थी, लाइन से बिल्डिंग बनी हुई थी, इमारतें, इसमें आग लग गई। अब इसमें आग लग गई तो इसमें लग गई, फिर इसमें लग गई, फिर इसमें लग गई, फिर इसमें लग गई। अब हीरो आया, हीरो को लगा कि यार ये तो ऐसे फैलती चली जाएगी, तो हीरो ने क्या किया, बीच के कुछ मकान गिरा दिए, है ना। बीच के क्या कर दिए भैया, कुछ मकान गिरा दिए। अब यहाँ पर जब मकान बगल में मिला नहीं, ये गिरा दिए, तो यहाँ तक आग पहुंच नहीं पाई। तो ये 2 मकान गिरा दिए हैं, तो ये जो 2 मकान गिरा दिए हैं, है ना, तो हीरो ने जो ये 2 मकान गिरा दिए हैं, तो क्या हीरो ने कोई अपराध किया है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो इन सब को बचाने के लिए, ये तो जली गए हैं, तो इन सब को और लोग को बचाने के लिए उसने बीच के 2 मकान गिरा दिए। इसका मतलब ये है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। एक बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि करना कोई अपराध नहीं होगा, कहने का ही मतलब है, ठीक है ना। हाँ, तो अधिक हानि को रोकने के लिए कम हानि करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ये कहता है धारा 81, ये कहती है धारा 81 आवश्यकता का बचाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला केस आएगा के.एम. नानावती बनाम मुंबई राज्य। यह धारा 300 के प्रथम अपवाद पर वाद है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे तो पूछेगा नहीं, बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो धारा 300, अगर हम धारा 300 की बात बताया जाए तो धारा 300 में हत्या के बारे में बताया गया है ना। हत्या के बारे में बताया गया धारा 300 में। इसके 5 अपवाद हैं। 5 अपवाद में क्या बताया गया है कि आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होगी।
है ना। तो इसके 5 अपवाद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो धारा 300 में कितने अपवाद हैं? 5 अपवाद हैं। तो उसी का जो पहला अपवाद है, उसी का केस है के एम नानावती बनाम मुंबई राज्य, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान चलिए कि आपको किसी ने उकसा दिया, है ना, आपको किसी ने भड़का दिया, आपको कहा कि तुम नपुंसक हो, ये हो, वो हो, तुम गुस्सा गए और गुस्सा कर तुमने किसी को मार दिया। तो गुस्साना यानी किसी ने आपको प्रकोपन दिया, आपको भड़काया, उकसाया और आपने किसी को मार दिया। बात समझ आ रही है? आपने कोई काम कर दिया, अपराध कर दिया, हत्या कर दी, ठीक है ना। तो कहने का यही मतलब है। लेकिन आपको किसी ने उकसाया, आप घर गए, आपने सोचा और आपने फिर आकर मारा, तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो यही बताया गया है। इसमें बताया गया गंभीर तथा अचानक प्रकोपन तब नहीं माना जाएगा यदि आपको समझने का समय मिल चुका था, ठीक है। तो ये है आपका, है ना, धारा 300 का प्रथम अपवाद। चलिए अब आते हैं, लास्ट है आज का, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रमुख वाद, ठीक है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा आप जानते हैं, है ना, धारा 96 से लेकर 106 से संबंधित है। धारा 96 से धारा 106 तक संबंधित है प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो आप बस इतना देख लीजिए, बस वाद आपके यहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के कौन कौन से वाद हैं, कौन कौन से केस सामने आए हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा हम आपको बताएंगे 96, 97, 98, 99, 100, ये सब बताएंगे आपको, 101, 102 ये आपको बताएंगे ना। कि जो अगली क्लास होगी इसमें हम लोग आत्मरक्षा की बात करेंगे कि कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में किसी को कितनी हानि पहुंचा सकता है। क्या आप सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या कर सकते हैं? क्या आप पुलिस पर हाथ उठा सकते हैं? है ना। तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग प्राइवेट प्रतिरक्षा पर बात करेंगे और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, बलवा क्या होता है और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पेपर में आती हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी सब तो हमने बता ही दिया है। फिर आपकी आईपीसी खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आ जाएंगे। तो धारा 96 से 106 है बेटा, 105 नहीं है, 96 से 106 आएगा, ठीक है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रमुख वाद 3 है, सॉरी 5 आपके वाद है। विश्वनाथ बनाम राज्य, प्रकाश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य, अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुशु और दरवा नगरी मामला, ठीक है। तो ये सारे मामले संबंधित किससे? प्राइवेट प्रतिरक्षा से, ठीक है। तो आत्मरक्षा में मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं। आप आत्मरक्षा में किसी को, सामने वाले को कितनी हानि पहुंचा सकते हैं? आप सामने वाले को उतनी ही हानि पहुंचा सकते हैं जितनी हानि होने की आपको संभावना है। यदि आपको लगता है कि आपका हाथ कट सकता है तो आप उसका हाथ काट सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी जान जा सकती है तो तब आप उसकी जान ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका पैसा जा सकता है, संपत्ति जा सकती है, बात समझ आ रही है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप मतलब कौन कौन से ऐसे तत्व होंगे जिसमें आप किसी की जान तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब धारा 96 से लेकर धारा 106 तक बताया गया है, ठीक है। तो कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन की गई है, ये धारा 96 बताती है, ठीक है। तो हम लोग कल की क्लास में इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस से जो क्वेश्चन बनते थे वो सब मैंने आपको बता दिए। कल वाली क्लास नहीं मिली है। कल कौन सी क्लास हुई थी? कल तो हम सीक्वेंस कराए थे ना, यूट्यूब पे कराए थे। यूट्यूब पे देख लो आराम से, यूट्यूब की क्लास यूट्यूब पे देख लिया करो। यूट्यूब वाली डाल देंगे तो क्या मतलब है इसमें, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग ने पढ़े इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ आईपीसी। तो इससे ज़्यादा आपके पेपर में कुछ नहीं आना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एलएलबी के जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट लेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा होगा आपको। आपको जो लग रहा था मूल विधि बहुत कठिन है, तो कठिन कुछ नहीं है। देखो हमने पूरे सब याद करा दिया आपको। ओके।